नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए, हमने कल दिल्ली के प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पुडुचेरी के प्रशासन के बारे में। पुडुचेरी के प्रशासन के बारे में, पुडुचेरी का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है। जिस प्रकार कल हमने चर्चा की थी कि मूल संविधान में, भारत का जो मूल संविधान आता है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी विधानमंडल या विधानसभा या मंत्री परिषद का प्रावधान नहीं किया गया था। तो देखिए, पुडुचेरी में जो विधानसभा का गठन किया गया था उसके लिए पहले क्या किया गया था, 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 14वां संविधान संशोधन। और कब किया गया था? 1962 में। ठीक है, इसी के तहत क्या किया गया, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम बनाया गया था। क्या आ जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम बनाया गया था। और यह अधिनियम कब बनाया गया था? 1963 में बनाया गया था। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 में बनाया गया था। और इसी के द्वारा क्या किया गया था, पुडुचेरी में एक विधानसभा का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुडुचेरी में कितने सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, तो ध्यान रखिएगा 30 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया है। वर्तमान में जो पुडुचेरी की विधानसभा आती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए पुडुचेरी का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चलाया जाता है। तो जैसा कि हमने दिल्ली के प्रशासन के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उस प्रकार से ही हम कह सकते हैं कि उससे ही मिलता जुलता आता है। पुडुचेरी में क्या होता है, एक उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल। ठीक है, जो कार्यकारी शक्तियां होती है, जो कार्यपालिका शक्तियां होती है, सारी की सारी किसमें निहित होती है? उपराज्यपाल में निहित होती है। और इसको परामर्श देने के लिए, उपराज्यपाल को परामर्श देने के लिए पुडुचेरी में एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है, तो उपराज्यपाल जो होता है वो किसके परामर्श से काम करता है? यहाँ पर मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात जो हमने दिल्ली के में पढ़ी थी बिल्कुल वहीं आ जाती है कि अगर मंत्री परिषद और उपराज्यपाल में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उपराज्यपाल क्या कर सकता है, उस विषय को सीधा राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति का परामर्श कर लेने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। उसके बाद जो भी निर्णय राष्ट्रपति लेता है उसी प्रकार का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उपराज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो पुडुचेरी आता है इसका जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वहां पर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, उन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होता है और जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जो मंत्री परिषद होती है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ध्यान रखना, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये तो बात आ गई मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित। अब हम उपराज्यपाल की बात करते हैं। तो उपराज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति आती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जो पुडुचेरी की बात आती है, पुडुचेरी की बात आती है या फिर दिल्ली की बात आती है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की बात आती है, तो उस संबंध में जो उपराज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 239 ख के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने राज्यों के अंदर पढ़ा था कि राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। उसी प्रकार से जो उपराज्यपाल हैं पुडुचेरी और दिल्ली के आते हैं वो जो अध्यादेश जारी करते हैं
किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 239 ख के तहत जारी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब क्या होता है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय क्या कर सकता है? उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान रख दीजिएगा कि जो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वो जारी करने से पहले इसे राष्ट्रपति का परामर्श लेना आवश्यक होता है। यानी कि उस अध्यादेश पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। राज्यपाल के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल को राष्ट्रपति से परामर्श लेने या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती अध्यादेश जारी करने के लिए, लेकिन उपराज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है कोई भी अध्यादेश जारी करने के लिए। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तब। ठीक है, अगर मान लीजिए विधानसभा को भंग कर दिया गया है, विधानसभा को क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है, विधानसभा नहीं है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, तो उस समय उपराज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो अध्यादेश जारी करता है उपराज्यपाल, उसकी वही शक्ति होती है, वही बल होता है जो कि विधानसभा द्वारा कोई अधिनियम बनाने पर मिलता है। ठीक है, यानी कि पूरी शक्ति रखता है। और ये अध्यादेश कब तक रहता है? तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने राज्यों में पढ़ा था, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर आ जाती है। जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह तक क्या कर सकता है? ये अध्यादेश लागू रहता है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानसभा द्वारा इस अध्यादेश को पारित करना आवश्यक होता है। अगर विधानसभा इस अध्यादेश को पारित नहीं करती है तो ये अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे अध्यादेश से जारी करने की शक्ति की हमने बात कर ली। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि उपराज्यपाल अगर इसे पहले वापस लेना चाहे, ठीक है, जब उपराज्यपाल को ऐसा लगता है कि अध्यादेश को वापस लिया जाना आवश्यक है तो वो किसी भी समय इसको वापस ले सकता है। ठीक है, अगर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की हम बात करें, जो अन्य संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, अन्य जो यूटीज आ जाती है, उनके प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो उनका प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है? तो देखिए, उनका प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 240 के तहत चलाया जाता है। अनुच्छेद 240 में क्या कुछ दिया हुआ है, किन किन जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके बारे में मिलता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 240 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति वहां पर नियम बना सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। नियम की बात कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं? कानून की बात कर सकते हैं। ठीक है, जो अन्य संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, अनुच्छेद 239 में कुछ संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं जिनके संबंध में राष्ट्रपति नियम बना सकता है। वहां की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और प्रगति के लिए, प्रशासन में सुधार हेतु कुछ नियम बना सकता है। तो वो संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली व दमन दीव, दमन व दीव आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और आ जाता है पुडुचेरी आ जाता है। ठीक है, तो इनके संबंध में राष्ट्रपति नियम बना सकता है। अनुच्छेद 240 में ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि इन जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं इनके संबंध में क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इनके प्रशासन में सुधार हेतु, प्रशासन में प्रगति हेतु, सुरक्षा हेतु कोई भी नियम या कानून जारी कर सकता है, बना सकता है। कौन कौन से आ जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव आ जाएंगे, और पुडुचेरी भी इसमें शामिल हो जाता है। पुडुचेरी के संबंध में ये ध्यान रखिएगा कि पुडुचेरी में जब भी विधानसभा, क्या वहां पर विधानसभा चल रही है या विधानसभा अपना कार्य कर रही है, विधानसभा भंग नहीं है, उस समय राष्ट्रपति पुडुचेरी से संबंधित कोई भी नियम या कानून नहीं बना सकता है।
अगर वहां पर विधानसभा कार्य नहीं कर रही है या फिर वहां पर क्या विधानसभा भंग हो गई है, उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 240 के तहत क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। अगर विधानसभा वहां पर चल रही है तो उस समय राष्ट्रपति कोई भी कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने एक अनुच्छेद की चर्चा कर ली थी कल भी, अनुच्छेद 241 की हमने चर्चा की थी। 239 हमने पढ़ लिया, 40 पढ़ लिया, 241 की भी हमने चर्चा कर ली थी। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अनुच्छेद 241 क्या कहता है? अनुच्छेद 241 यह प्रावधान करता है, अनुच्छेद 241 के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। हाईकोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। यानी संसद के पास यह शक्ति है कि अगर वो चाहे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, अब तक ऐसा एक बार हुआ है 1966 में। कहां पर हाईकोर्ट की स्थापना की गई है? तो दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? 1966 में की गई। और किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 241 के तहत की गई है। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र जो आते हैं उनमें जो हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है। ठीक है, तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं उनके प्रशासन की बात हो गई। एक दिन हम अलग से क्लास लेकर स्पेशल पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के प्रशासन के बारे में, यानी कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन पहले किस प्रकार से चलाया जाता था, वर्तमान में किस प्रकार की वहां पर स्थितियां हैं, और आगे भविष्य में जब वहां पर विधानसभा का गठन हो जाएगा तब किस प्रकार से वहां का प्रशासन चलाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।